नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज हम सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली से, जहां रायबरेली में चुनावी जंग अब शुरू हो चुकी है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। का राजनीतिक रण आज से शुरू हो गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्चा दाखिला करते हुए आज से चुनावी जंग में कूद गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं और उन्होंने बड़े दिग्गजों के साथ में रायबरेली पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि चुनावी रण में आज रायबरेली में काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम रहा, बड़ी तादाद में लोगों की संख्या रही, लोगों की मौजूदगी रही, जिसके बीच में दोनों तरफ के दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन पर्चा भरा है। बता दें कि राहुल गांधी जिस तरह से लंबे अरसे की अटकलों के बाद कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि उनके साथ में कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो आज मौजूद रहे। ऐसे में साफ तौर से देखा गया कि उनके साथ में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो मौजूद रहे। तो इस तरह से आपको ये भी बता दें कि वो फुर्सतगंज हवाई अड्डे से हुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे और उसके बाद वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर पूजा अर्चना हवन किया विधान पूर्वक, जिसके बाद वहां से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनका काफिला निकला और काफिले में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ से मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए मंदिर पर पहुंचे और उसके बाद वहां से भी उनका काफिला निकला। उनके काफिले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, जिसके दरमियान साफ तौर पे देखा गया कि उनके भी काफिले में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा रहे। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आज से रायबरेली का जो चुनावी जंग है वो शुरू हो चुका है। अब आने वाला समय तय करेगा कि आने वाला सेहरा किसके सर पहनाएगी, वो तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे दुनिया की निगाहें रायबरेली लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं, यहाँ का सरताज कौन होगा और किसके सर पर यहाँ की जनता ताज पहनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अमेठी से आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। क्या था सस्पेंस, बता रहे हमारे संवाददाता संजय यादव। प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट सीट अमेठी की बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सस्पेंस चला आ रहा था। वहीं उस सस्पेंस पर आज सुबह विराम लगा जब केएल शर्मा को अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 का प्रत्याशी बनाया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को अपना नामांकन कर चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अमेठी में दूसरी बार कमल खिलाने की तैयारी में है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सस्पेंस बरकरार रखते हुए आज सुबह नामांकन की आखिरी तिथि थी 3 मई, जिसको लेकर सुबह सीट का कंफर्मेशन आया, क्लियर आया कि अमेठी से केएल शर्मा होंगे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी। और कहीं ना कहीं अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांधी परिवार से प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। ऐसे में वो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार से प्रत्याशी ना होकर सोनिया गांधी के जो सांसद के प्रतिनिधि हैं उनके जो बेहद करीबी केएल शर्मा हैं उनको कांग्रेस ने इस बार अमेठी से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह होगा कि आज प्रत्याशी के रूप में केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के मौके पर कहीं ना कहीं जब उनका रोड शो निकल रहा था तो कांग्रेस कार्यालय पर प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने रथ से अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी थे उनको संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने नामांकन दाखिल किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। कैसरगंज लोकसभा की सीट जो काफी दिनों से होल्ड थी और लगभग 1 महीने तक यहाँ के प्रत्याशी को लेके कशमकश चली। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सिटिंग सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया और आज लगभग 12 बजे करण भूषण ने
अपने भाई और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण के साथ में जाकर नामांकन किया। करण भूषण ने नामांकन करने के बाद में जनता को वहां पर धन्यवाद दिया और कैसरगंज की जनता से वोट देने की अपील करी। नामांकन से पहले गोंडा शहर में रघुकुल विद्यापीठ के अंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि थे और अयोध्या के साधु संतों समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान खुद बृजभूषण सिंह भी वहां पर रहे और उन्होंने मंच संचालन का जिम्मा संभाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वहां पर पहुंचकर करण भूषण को भारी मतों से जिताने की अपील करी है। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने आज नामांकन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। से बिजनेसमैन और वार्ड नंबर 22 के जिला पंचायत सदस्य उदय राज वर्मा ने आज अपना लाव लश्कर के साथ में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी से है। उन्होंने ये भी कहा कि सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारी सीधी लड़ाई है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से एक तरफ मेनका गांधी खड़ी हैं जो करीब 8 बार सांसद रह चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ रामभुआल निषाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो सूबे में मंत्री भी रह चुके हैं और इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी भी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन कितना किस पे भारी होता है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पूरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद किसनी विधानसभा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने 2 मई को शहर में रोड शो निकाला था। रोड शो से पहले बुलडोजर रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद उन्होंने सब निशाना साधा। उन्होंने कहा बुलडोजर रैली से कुछ नहीं होगा, युवाओं को रोजगार देना चाहिए और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। किसी भी रैली का और बुलडोजर रैली का कोई भी मतलब हल नहीं होगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी में किसनी विधानसभा के लिए मैं एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। जिस सभा को संबोधित करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिम्पल यादव के लिए वोट की अपील की है। और तो वहीं जिस तरीके से जो वोट की अपील की गई है, वहां कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं को जहां जगह नहीं मिली है तो वो टेंट के पोलों पर लटक कर जनसभा को सुनते हुए नजर आए हैं, कुछ तो गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर नजर आए हैं। ऐसी तस्वीरें हैं हमारी इंडिया वॉइस के संवाददाता ने जो कैच की गई हैं और तस्वीरों को साझा किया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोग वहां खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक का आज निधन हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। आज एक और अपना राजनीतिक खोने का काम यहाँ पर किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश खेतड़ी का आज अंतिम निधन यहाँ पर हो गया। ये कहा जा सकता है कि जून अस्पताल में उनका अंतिम निधन हुआ। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबे समय तक जूझते रहे। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका कामकाज यहाँ पर रहा, बीजेपी ने अपना एक और सीनियर नेता खोने का काम यहाँ पर किया है। यही कैलाश चंद गैतोड़ी थे जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने का काम किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने का भी काम उनकी तरफ से किया गया था। उनका जो राजनीतिक जीवन रहा वो चंपावत के विकास के लिए रहा। जिस प्रकार से उन्होंने जनता के हित की बात कही थी, पहाड़ के हितों की बात कही थी, तो सीधे तौर पर आज जनता उन्हें याद कर रही है। राज्य का हर आदमी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई थी। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से फटकार जरूर लगी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप जमानत को लेकर के याचिका दायर नहीं कर रहे, जबकि आपको जमानत को लेकर के ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि हम इस मामले में गिरफ्तारी को ही असंवैधानिक बता रहे हैं और इसी को लेकर के गिरफ्तारी के खिलाफ हमने चुनौती दी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे राजकिशोर सिंह ने पार्टी की नीतियों से नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि राजकिशोर सिंह के इस्तीफा देने से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था और लगातार इस इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। यहाँ तक कि पार्टी में अंतरकलह के चलते कई ऐसे नेताओं ने भी दामन छोड़ा जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव की सिंचाई किया था। फिलहाल इस बार समाजवादी पार्टी को एक मेरठ में आरएलजी को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। के प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने अपनी सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, रोहित जाखड़ मुखिया जयंत चौधरी के बहुत ही करीब माने जाते हैं। वहीं रोहित जाखड़ ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार महिला शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देकर यह सिद्ध कर देती है कि सरकार की निगाहों में जाटों की और किसानों की कोई कीमत नहीं है। वहीं रोहित जाखड़ ने यह भी कहा है कि किसान अपनी पूरी ताकत झोंक देता है एक महिला पहलवान को तैयार करने में। अगर देश की बेटी कहीं जाकर झंडा फहराती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर कोई काम हो या कोई बात हो तो हमसे बताना। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं प्रयागराज में हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की सुनवाई चल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। अफजाल अंसारी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें उनकी सज़ा को और बढ़ाने की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ जो कृष्णानंद राय है उनके परिवार की तरफ से भी याचिका की गई है जिसमें इनकी सज़ा को बढ़ाने की मांग की गई है। और इसी वजह से तकनीकी कारण से अब इन याचिकाओं को एक साथ इकट्ठा करके 13 मई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। दरअसल अफजाल अंसारी ने जो MP MLA कोर्ट है उसमें जो उन्हें सज़ा मिली थी उसको कम करने के लिए उस याचिका को दाखिल किया था जिस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन इस बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार और कृष्णानंद परिवार की तरफ से भी याचिकाएं हैं जिनमें इनकी जो सज़ा निचली अदालत में उसको और बढ़ाने की मांग की गई है। और इसी वजह से आज इस मामले में अब सुनवाई नहीं हो सकी। 13 मई को एक बार फिर इसमें सुनवाई होगी और ये सुनवाई बहुत कुछ निर्भर करेगी क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अगर उनकी सज़ा बरकरार रहती है या सज़ा उन्हें बढ़ जाती है तो शायद उनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। वहीं अफजाल अंसार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो उन्हें सज़ा है उसे चुनौती दी गई है। फिलहाल अब 13 मई को एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे अफजाल अंसारी का भविष्य तय हो पाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। जी हां, दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत को लेकर के दिल्ली के राउज़ कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जहां से राउज़ कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इसी राउज़ कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर आज उनकी सुनवाई होनी थी। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। लिहाजा ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 मुकदमे लगातार चल रहे हैं। इनमें तारीख लगातार चल रही हैं। अभी कुछ दिन से मुस्लिम पक्ष की ओर से 7 रूल 11 और मुकदमे की पोषणता के आधार पर मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में बहस चल रही थी। अब इसके बाद जो है 3 दिन से लगातार हिंदू पक्ष की बहस इसमें चल रही है और उधर कोर्ट ने अब 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। 7 मई को 7 रूल 11 पे सुनवाई होगी। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 पे पहले सुनवाई होनी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि साक्ष्य के हिसाब से और जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको हिंदू पक्ष का कहना है कि वो अब नहीं माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर अड़ा है कि पहले 7 रूल 11 और मुकदमों की पोषणता के आधार पर जो है सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा में जो मुकदमे चल रहे थे उनको सभी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। ईडी ने आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टर समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी राजीव नैन मिश्रा, रवि अत्री समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और यह भी पता लगा लिया था कि पेपर कहां से लीक हुआ था। इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टरों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं उत्तराखंड में जंगल की आग बढ़ती ही जा रही है। ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार। जंगल की आग लगातार समस्या बनती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा एक हफ्ते में शुरू होने वाली है और ऐसे में अल्मोड़ा से एक दुखद खबर आई है। वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है वन अग्नि से और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। ऐसे में चारधाम की जो यात्रा रहने वाली है उसे सुरक्षित बनाने के लिए वन अग्नि पर कंट्रोल पाने की काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए लगातार जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग को और भी जो विकल्प है उनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ तो 43 घटनाएं दोबारा देखने को मिली, जिसमें से करीब 60 से अधिक जो हेक्टेयर जंगल है वो जलकर राख हो गया है। अभी प्रदेश भर की मैं बात करूँ 1000 हेक्टेयर से अधिक जो जंगल जलकर अब तक राख हो चुका है और वहीं पर 800 से अधिक ये घटनाएं लगातार प्रदेश भर में देखने को मिली है। फायर सीजन अभी शुरू हुआ है। फायर सीजन के अंतिम में अगर आप लोग बात करें तो मई और जून महीने में अत्यधिक धूप पड़ सकती है। मौसम दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। फिर से स्कूलों को धमकी मिली है। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो ये नागलोई की बताया जा रही, तो नागलोई के पास जो स्कूल है उसको ये मेल मिली थी कि ये स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन पूरी जांच करने के बाद ये सराज नाम के एक व्यक्ति की मेल आईडी से मेल की गई थी। अब इसकी जांच की जा रही है और उसको भी कस्टडी में ले लिया गया। जांच की जा रही है कि आखिरकार तुम्हें पुलिस कमिश्नर की जो पर्सनल मेल होती है, जो ऑफिशियल मेल होती है, वो कहाँ से मिली है। अब इसमें जांच चल रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस बच्चे ने, जो अभी 11 साल का बच्चा बताया जा रहा था, इसने जिससे मेल की गई है, स्कूलों को धमकी देने की बात कही थी, बम होने की बात कही गई थी, यानी कहीं ना कहीं इसकी जो तार है वो जोड़े जा रहे हैं। और जो कि अभी एक दिन पहले भी 100 स्कूलों को इस तरह की धमकी आई थी, वो भी फर्जी निकली थी। लेकिन इसको भी दिल्ली पुलिस ने फर्जी बताया है। आखिरकार आजकल के जो बच्चे हैं
वो इस तरह से मेल पुलिस को भेज रहे हैं। लगातार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरह धमकी से कहता है कि माहौल ख़राब होता है बच्चों का, कहीं ना कहीं देख सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार ये जांच कहाँ तक जाती है और इसमें कौन कौन दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चों के साथ हो सकता है कि और भी हो। और मेन चीज़ है कि आखिरकार जो सरकारी वेबसाइट है, जो सरकारी ईमेल है, वो इसको कहाँ से मिली, इसकी सबसे बड़ी जाँच की जा रही है। दिल्ली से अजय चौहान। वहीं मिर्जापुर में चुनाव के लिए होमगार्ड जवानों को रवाना कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है। तीसरे चरण की चुनाव की तैयारी पूरे प्रदेश से लोग करते नजर आ रहे हैं। नेताजी लोग, मंत्री लोग अपनी अपनी तैयारी में, प्रशासन विभाग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। किसी तरह से इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव है वो भी किया जाएगा। वही मिर्जापुर से कमांडेंट, होमगार्ड कमांडेंट ने 227 लोगों को, अपने ही जवान को, अपने हमराई को मुरादाबाद के लिए रवाना किया। वही जिलाधिकारी ने पहुंचकर वहां हरा झंडी दिखाया। हरी झंडी दिखाने के बाद बस को रवाना करते हुए 227 जवान यहां से रवानगी पर निकल गए हैं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तत्पर पूरे तैयार हो गए। वहीं होमगार्ड का कहना है कि जिस तरह से अगले साल भी हमने चुनाव यहाँ का कराया तो उसी तरह से लोकसभा का भी चुनाव हम लोग पूरी तैयारी के साथ करेंगे। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। बांदा में बालू खनन से परेशान किसानों ने गुहार लगाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा है, ना ही ओवरलोडिंग चल रही है और ना ही खनन माफियाओं की मनमानी है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की, तो बांदा जनपद में लगातार खनन संचालकों के द्वारा लगातार जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। उनके खेतों से निकासी का जो एग्रीमेंट किया जाता है उनके अनुसार उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के जिला अधिकारी के पास आज बांदा के खपटिया संख्या 365/1 और 365/2 के खदान संचालकों के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर के आज वहां के किसान और जो रास्ता निर्माण कराने को लेकर के जिस ठेकेदार ने एग्रीमेंट करवाया था किसानों। तो वहीं मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, अहरौरा थाना के अंतर्गत इकवा जंगल के मोड़ पर एक इनोवा कार संग चेकिंग के दौरान पकड़ी गई थी, जिसमें 10 लाख रुपए की गांजा बरामद किया गया है। गांजा के साथ जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं वो जो है कि उड़ीसा से गांजा लेके जा रहे थे पंजाब के लिए बिक्री करने के लिए। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर जो पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग गांजा इसी तरह से ले जाते हैं और जो पैसा होता है आपस में बांट लेते हैं। हालांकि जो पुलिस चेकिंग कर रहे तो हालांकि खुलेआम उसमें गाड़ी के अंदर जो गांजा नहीं रखा गया, तो जो उसका जितने गेट होते हैं गेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट में करके गांजा रख दिया जाता है। तो उसकी जो लागत, जो कीमत है 10 लाख रुपए है। पुलिस ने गाड़ी सहित गिरफ्तार जो अभियुक्त किए गए उनको पीसी वार्ता में भेजने के बाद माननीय न्यायालय प्रस्तुत करके जेल भेजने का काम करी है। मिर्जापुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।